नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने पशु आहार में अजोला तैयार करने के बारे में जानकारी प्राप्त की, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं कि क्या है इस अजोला का पशु आहार में महत्व और पशुओं को आप कितनी मात्रा में खिलाएं ताकि आप इसे पशुओं को खिलाकर पोषक तत्वों की पूर्ति तो आसानी से कर ही सकते हैं, साथ ही यह अजोला पशु आहार में काफी सस्ता भी पड़ता है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव। मेरे घर पे अजोला का जो है घास लगा हुआ है, उस घास को मैं पिछले 5 साल से उपयोग कर रहा हूँ। 5 साल में मुझे जो लगा कि किसान की सबसे ज़्यादा जो पशुओं की जो लागत थी वो पशु आहार में जाती थी, और पशु का जो उत्पादन था उसमें फिर भी पशु आहार जो देख करके विभिन्न प्रकार के पशु आहार जो आते थे वो सही नहीं थे। तो घर पे जो तैयार किया गया घास है उसमें जो पशु आहार की जो पौष्टिकता मिल रही है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी मेरे लिए रही है। मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे जो पशु आहार की जो लागत थी उसको मैंने आधे से अधिक कम की है और उसमें अजोला का उपयोग बढ़ाया है। मैं प्रति जानवर को 2 किलो एवरेज अजोला घास खिला रहा हूँ। उससे जो मुझे जो बांट देना था उसका मैंने आधा उपयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजोला किसानों का सच्चा मित्र है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अजोला पूरी तरह 100% पर्यावरण मित्रवत है तथा इसका कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। अतः आप भी अजोला की खेती कर सकते हैं। इस अद्भुत व विलक्षण गुणों वाले पौधे को आप अपने प्रक्षेत्र या घर के आसपास उगाकर लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और किसान के लिए इसमें कुछ भी लागत नहीं आ रही। किसान को एक साधारण तरीके से निर्माण करना होता है और उसमें अजोला का बीज तैयार करना होता है और वो डेली उसको उपयोग में ले लेता है। सबसे बड़ी बात ये रही कि गर्मियों के दिनों में जो पशु को जो गर्मी सताती थी और जिससे परेशान होता था, अजोला आप उपयोग करते हैं तो आपको गर्मी में पूरा का पूरा दूध मिलेगा, पशु का पूरा जो है हेल्थ सही रहेगी और आपको दूध का उत्पादन भी गर्मी में जो घट जाता है वो बरकरार रहेगा। ये बहुत अच्छा फायदा है अजोला घास के लिए। मैं जो है आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि पशुओं को ये जो अजोला घास खिलाने के लिए साधारण सा तरीका है कि शुरू में जो है ना पशु आहार जब हम खिलाते हैं तो जैसे ही आप अजोला की शुरुआत करोगे तो जानवर सीधे तरीके से नहीं खाएगा। उसके लिए आपको ये करना है कि पहले जो आप पशु आहार जो दे रहे हैं जानवर को उसमें थोड़ा सा मिक्स कीजिए और उसको कुछ दिनों तक थोड़ा थोड़ा खिलाइए। उसके बाद में वो आदी हो जाएगा, चाहे उसके बाद में आप वो कोरा भी खा लेगा। उसमें देने के लिए आपको ये ज़रूर सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप ये देखेंगे कि जब क्यारी से आप अजोला निकाल रहे हैं तो उसको एक साधारण सी जालीदार चलनी लेनी पड़ेगी। उसमें सिर्फ अजोला का ऊपर से उठाना पड़ेगा, उसमें नीचे से गोबर की कंक्रीट या कोई मिट्टी नहीं आए और उसको आप सीधा ऊपर से उठा करके बड़े बड़े करेंगे। उसको आप पानी से 2 बार धोएंगे और फिर आप उसको अच्छी तरह धोने के बाद में जो अपना बांट की परात है उसमें पशु आहार के साथ में थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर पशु आहार को खिलाएंगे तो जानवर अच्छी तरीके से खा लेगा। इसमें जो जानवर को जब आप खिला रहे हो तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जानवर की जो पानी की पूर्ति है वो बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इसमें आपको कतई परेशानी नहीं होगी कि आप जब भी जानवर को खिलाएंगे तो वो पानी जो अगर कम भी पी रहा है या गर्मी का जो टाइम है तो उसमें जो हाँफने की जो बीमारी होती है जानवर में वो भी नहीं होगी और दूध जो आपको घटता है गर्मी में वो भी नहीं होगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, पोटास भी मिलता है, 12% इसमें फाइबर होता है, 16% राख होती है और कैल्शियम जो है वो इसमें 1.16% होता है। प्रोटीन की मात्रा की 22% होती है। ये पशु के लिए बहुत ही आवश्यक है और मैं चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि आप सब लोग अजोला का अधिक से अधिक उपयोग करें और आने वाले समय में अजोला से आप अपनी पशुधन को बहुत अच्छी बचा सकते हो और उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो। धन्यवाद। अभी रबी फसलों की जुताई बुआई का कार्य जोरों पर चल रहा है और इस कार्य के लिए किसान ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग करते समय कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि ट्रैक्टर को लंबे समय तक काम में लिया जा सके। तो किस तरह से करें ट्रैक्टर की उचित देखरेख, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर सतीश वर्मा। जैसा कि आज का विषय है
ट्रैक्टर का सुरक्षित प्रचालन और देखभाल कैसे करें। ट्रैक्टर एक प्राइम मूवर है जिसके द्वारा कम गति और अधिक खिंचाव वाला, अधिक लोड वाला कार्य लिया जाता है। सबसे पहले इसके टायर के बारे में बताऊंगा। टायर घिसे नहीं, टायर के ऊपर जो लक्स हैं अथवा जो गुटके हैं वो बरकरार रहना चाहिए, नहीं तो रिवोल्डिंग करके और या नया टायर पीछे लगाना जरूरी है, अन्यथा जो है खिंचाव शक्ति का, ड्राफ्ट का नुकसान होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और ट्रैक्टर क्या चिपक के चलना चाहिए जिससे हमको ड्राफ्ट ज़्यादा मिलेगा। डीजल की कुशल बचत के लिए मैं आपको उल्लेखित करना चाहूँगा कि डीजल की जो लाइन में यदि हवा आ जाती है तो हमारे चालक को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ है, उस हवा को तत्काल निकालें। उसके बाद जो है प्राइमरी फ्यूल फिल्टर और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट को समय समय पर 150 घंटे की ट्रैक्टर का जब प्रचालन हो जाए तो 150 घंटे के बाद बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डीजल के छन्ने हैं, डीजल की उचित देखभाल करते हैं। इसके अलावा आप जो डीजल उपयोग करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें कभी भी कोई दूसरा पदार्थ जैसे केरोसिन इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनके प्रयोग से पानी के निकास पर विपरीत अंतर पड़ता है और पंप की कार्य करने की अवधि कम हो जाती है। इसलिए आप मिलावट कदापि न करें और पंप में डीजल हमेशा छान कर डालें। और इसके बाद लुब्रिकेशन प्रणाली में अपन डिप स्टिक से हमारा चालक जांच लेता है कितना जो है ऑयल संप में ऑयल भरा हुआ है। लगभग 20 से 25 लीटर ऑयल भरा जाता है। ऑयल संप जो है इंजन के नीचे रहता है, सबसे नीचे। डिप स्टिक खोलकर और डिप स्टिक में ऑयल का लेवल नाप लेते हैं और ऐसे ही 40 क्वालिटी का 40 नंबर ग्रेड का ऑयल जो है भरना चाहिए। और ये जो है अतिरिक्त हीट को निकालता है, लुब्रिकेशन करता है, घर्षण को कम करता है, इससे पुर्जे कम घिसते हैं। इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी आयु बढ़ जाती है और ट्रैक्टर कम बोर मांगता है। अगर जो है स्नेन प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं करेगी, हमारा इंजन जल्दी ही नीला या सफ़ेद धुआं देगा। अगर जो है ट्रैक्टर का इंजन नीला अथवा सफ़ेद धुआं देता है, नीला धुआं दे रहा है तो इसका तात्पर्य है कि कंबशन चैम्बर में डीजल जा रहा है। अगर सफ़ेद धुआं दे रहा है तो कहीं ना कहीं पानी उसमें से वाटर की मात्रा है, उसको सही रूप से चेक करें, पिस्टन की सफाई कराएं और पिस्टन पिन, ऑयल पिन इनको बदलें। इसके अलावा हमारे किसान भाई ट्रैक्टर या इससे जुड़े सभी यंत्रों की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और पहियों के नट बोल्टों को आप अच्छी तरह से कस लें तथा कैंक केश में तेल के तल की जांच कर लें। इसके अलावा आप प्रत्येक दिन रेडिएटर में पानी के तल की भी जांच करें और प्रतिदिन कार्य के पश्चात ईंधन की टंकी में ईंधन ऊपर तक भर दें। इसी प्रकार से हमें ट्रैक्टर द्वारा 60 से 70 घंटे काम लेने के बाद ट्रैक्टर की मरम्मत करनी चाहिए, जिसमें आप लुब्रिकेशन तेल फिल्टर को खोलकर साफ कर लें तथा पंखे की बेल्ट अगर ढीली हो तो उसे कस लें। साथ ही साथ ठंडा होने वाले इंजन की पंखुड़ियों को हवा द्वारा साफ कर लें। ग्रीस होने वाले भागों में ग्रीस लगा दें, ये बहुत ही आवश्यक है। और जब भी आपके ट्रैक्टर में किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसे आप मैकेनिक से ही दिखाएं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जांच के क्रम में हमेशा बैटरी को समतल रखें और गर्म पानी की सहायता से बैटरी टर्मिनल पर जमे पाउडर को साफ करें। विद्युतीय प्रणाली की देखभाल समय समय पर बहुत जरूरी है, क्योंकि बैटरी का जो सिस्टम जो रहता है, बैटरी में केमिकल के रूप में नमक वाला तेजाब भरा जाता है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है 1.28 होना चाहिए, जिसको हम निकलसन हाइड्रोमीटर द्वारा मापते हैं। अगर ये देखरेख हमारा किसान भाई उचित रूप से जो करता है तो निश्चित रूप से ट्रैक्टर की आयु बढ़ जाती है और उसे खेती में ये बहुत लाभ पहुंचाता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनांक 14-15 नवंबर को हल्के बादल होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पूर्व दिशा से हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। गेहूं की बुआई के समय 22 किलोग्राम डीएपी तथा 24 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से बेसल के रूप में प्रयोग करें। गेहूं की बिजाई हेतु खेत की गहरी जुताई करके रौड़ी लगा देवें। बत्तर आने पर 2 जुताई करके खेत को बिजाई के लिए तैयार कर लें। दीमक की रोकथाम के लिए प्रति 100 किलोग्राम बीज को 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास 20 cc या 200 मिलीलीटर इमिडाक्लोपिड
17.8 SL को 5 लीटर पानी में घोलकर बीज उपचार कर लें। गेहूं में समय पर बिजाई के लिए उन्नत किस्म DPW 621-50, WH 1105, HD 3086, राज 4037, PBW 343, PBW 502, PBW 550, DBW 17, HD 2967, HD 2329, राज 3037, राज 1482 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। देसी चने की बुआई के लिए GNG 1958, GNG 2144, GNG 1581, GNG 2171 एवं बरानी क्षेत्रों के लिए RSG 888 तथा काबुली चने की बुआई के लिए GNG 1499 व GNG 1969 को प्राथमिकता देवें। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबुली चने के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बेसल के रूप में प्रयोग करें। बुआई से पहले जड़ गलन व उकठा की रोकथाम हेतु 10 ग्राम पैराडर्मा या 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जौ की बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बुआई के लिए RD 2052, RD 3035, RD 2660, RD 2552 एवं RD 2592 एवं माल्ट किस्में RD 2503, DWRUB 52 एवं DWRUB 64 को प्राथमिकता देवें। गन्ने के खेतों में इस समय कहीं कहीं तना छेदक कीट का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास 10G कण 5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से देवें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला डूंगरपुर के रमेश चंद्र ने। आपने सब्जियों को सुखाने के लिए सोलर ड्रायर मशीन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सोलन के नौनी स्थित विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है, जो कि छोटे मोटे किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। ये जो सोलर ड्रायर है, इसमें फल, सब्जियां, बीज, औषधीय पदार्थ तथा घरेलू उत्पाद जैसे बड़ियां, पापड़, इनको सुखाया जा सकता है। खुले धूप की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है तथा इसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। उसके कारण बाजार भाव है वो अधिक मिलता है। इसमें 2 भाग हैं। एक भाग है जिसमें कि हवा गर्म होती है, जो सूर्य की किरणों द्वारा हवा गर्म की जाती है। दूसरा भाग ये है कि जिसमें जो पदार्थ है, सुखाने वाला पदार्थ है, उसका कक्ष बना हुआ है जिसमें ट्रे है। वो ट्रे जो है बाहर आ जाती हैं, उसमें हम पदार्थ को रखते हैं और ट्रे को बंद कर देते हैं। तो 2-3 दिन के बाद आपका जो पदार्थ है वो इसमें सूख जाता है। पदार्थ सूखने का इसमें इस बात पे भी निर्भर करता है कि पदार्थ में कितना मॉइस्चर है तथा कितनी जो है किस समय सुखाया जा रहा है, यानी कि किस मौसम में सुखाया जा रहा है। तो गर्मी में जल्दी सूखता है, बरसात में जो है कम सूखता है और सर्दियों में लगभग बराबर हिसाब से सूखता है। कई बार क्या होता है कि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, उससे क्या है कि हमारी जो फसल है जो हम अंदर रखी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में सूख जाती है। तो उसमें हमने तापमान कंट्रोल किया हुआ है, जिससे कि अगर 50, 55, 60 से ऊपर जाता है तो जो पंखा है अपने आप इसमें ऑन हो जाता है और आपका पदार्थ जो है वो अधिक नहीं सूखेगा। इस मशीन में सेंसर लगे हैं जो कि तापमान को संतुलित करने में मदद करेंगे। यह मशीन जहां सुखाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखती है, वहीं जानवरों से भी सुरक्षा करती है। साथ ही बरसात के मौसम में पदार्थों को अंदर बाहर करने की मुसीबत से भी छुटकारा देगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है उसको हम किस तरह से रात के टाइम में भी से इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ पे एक लेयर बनाई है जिसमें लोहे का चूरा तथा जो उसमें जो नदी से छोटे छोटे पत्थर लाए गए हैं उनका मिश्रण करके हमने इसमें एक लेयर बनाई है। उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उसको अब्जॉर्ब करता है और जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद जो है वो ऊष्मा जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि जो हमारी ड्राइंग है वो लगातार चलती रहती है 2-3 घंटे भी, शाम को भी।
और इसकी गुणवत्ता इस बात पे निर्भर करती है कि इसमें फसल होती है उस तरह का रंग होता है, तथा इसमें तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें नष्ट नहीं होते हैं। और जो पदार्थ उगता है उसको आप 6 महीने भी रखेंगे वो खराब नहीं होगा। रखने के लिए आपको एक पॉलीथीन, अच्छा पॉलीथीन लेना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा और उसमें इसकी गुणवत्ता के बारे में लिखें कि ये प्राकृतिक तौर पे सुखाया गया है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस मात्रा में है। उससे क्या होता है कि जो खरीदार होगा वो उसको जो है अधिक मूल्य पे उसको खरीदने को तैयार भी होगा। और इसको पैक करने के लिए बड़ी हल्की हल्की मशीनें आती हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में जो है मशीन आ जाती है, जिससे कि आप इसको पैक कर सकते हैं और इसको 5-6 महीने तक रख सकते हैं। जब आपको अधिक भाव मिले बाजार में तब आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। इसमें हमने 2 तरह के इसमें पंखे दिए गए हैं। एक पंखा वो दिया गया है जो हवा को फेंकता है, तथा एक पंखा हमने दिया है जो उस हवा, जो गर्म हवा को ऊपर खींचेगा। किसान भाइयों, वैसे तो जो हमारी फसल होती है उसको सुखाने के लिए अलग से सभी का तापमान होता है, पर हमने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने 55 और 60 डिग्री टेम्परेचर निश्चित किया है, क्योंकि तापमान को बार बार बदलने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसलिए किसानों की सुविधा के लिए हमने इसको फिक्स तापमान पे निश्चित किया है। उस तापमान तक जो आपकी फल, सब्जियां, जो घरेलू उत्पाद हैं उनको आप सुखा सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये जो सोलर ड्रायर है ये जो कारपेंटर है हमारे, उनके द्वारा बड़े आसानी से बनाया जा सकता है और इसका सारा सामान जो है, जो हार्डवेयर की दुकान है वहीं मिलता है ये। और ये मतलब कि 38-40 हज़ार रुपये तक ये मिल सकता है। और इसमें जो है कारपेंटर की लेबर भी इसी में ही इंक्लूड की गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।